नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज आपके सामने मिक्स जीके की एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप पेश की जा रही है। इसमें जो हमने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग क्षेत्रों से उठाए हैं हमने भाई। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मालूम हो जाएगा आपको कि इसके क्वेश्चंस या इसके जो पॉइंट्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं मिक्स जीके। देखिए भाई, पहला कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग पर जल है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जल है। तो अभी सभी जानते हैं कि पृथ्वी के लगभग 72% पर जो है जल होता है। पृथ्वी के लगभग 70-72% पर जल है। तो उसमें नॉर्थ साइड में जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें भाई पानी कम है, ज्यादा क्या है, भूमि है। जबकि उसकी अपेक्षा दक्षिणी में पानी बहुत ज्यादा है, भूमि थोड़ी कम है। तो इसीलिए मैं इसका मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है, 39% भूमि है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, 81% जल है, 19% भूमि है भाई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को अबॉर्जियंस कहते हैं। जैसे रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं, रेड इंडियन अमेरिका से जुड़े हुए हैं, ऐसे अबॉर्जियंस कहां से जुड़े हुए हैं भैया, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। फेरल का नियम वायु की दिशा से संबंधित है। जब वायु चलती है तो वो जो है चलते हुए, सीधे चलते हुए या तो लेफ्ट मुड़ जाती है या राइट मुड़ जाती है। ये फेरल ने बताया था। कोरियोलिस बल के कारण ये वायु मुड़ती है। किस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण। और ये जो वायु का मुड़ना होता है, वायु की दिशा में जो परिवर्तन होता है, इससे जुड़ा हुआ फेरल का नियम। यही पूछा जाता है फेरल का नियम किससे संबंधित है। तो पहले ऑप्शन में ये होता है वायु की गति, वायु की दिशा, और भी 2 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो वायु की दिशा है, गति नहीं है भाई। और मैंने बताया जब वायु मुड़ती है तो वो किसके कारण मुड़ती है, कोरियोलिस बल के कारण। कौन से बल भैया, कोरियोलिस बल के कारण वायु अपनी दिशा को से विक्षेपित हो जाती है भाई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाइयों। ओके, अगले पेज पर चलते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो कई बार आते हैं कि गंगा में जो है प्रदूषण का एक कारण कानपुर की चमड़ा जो इकाइयां हैं वो भी कानपुर में गंगा के प्रदूषण का कारण बनती हैं। ठीक है, तो कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए। चर्म उद्योग बोलते हैं, चमड़ा को चर्म उद्योग भी बोलते हैं भैया, कई बार कंफ्यूज मत हो जाना। 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती है। तो अगर हिमालय पर जाएं तो हिमालय पर्वत पर जो 6000 मीटर की ऊंचाई है उससे ऊपर वनस्पति नहीं मिलेगी। उससे नीचे वनस्पति मिल जाएगी, उससे ऊंचाई पर वनस्पति नहीं मिलेगी, क्योंकि बर्फ ही बर्फ हो जाती है, वनस्पति उगने के लायक कंडीशन नहीं होती भाई। ठीक है, त्रातार की उपाधि शक वंश के शासकों ने धारण की थी। त्रातार की उपाधि शक वंश के शासकों ने धारण की थी। और त्रातार कौन होता है, उद्धार करने वाला, उद्धार करने वाला या भला करने वाले को त्रातार भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना भाई। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। ये भाई पक्का है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी बता रहे हैं एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करना है। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने हाथों से नोट करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट ही बनकर रह जाता है, दिमाग में फीड नहीं हो पाता जल्दी से। हाथ से लिखा हुआ जल्दी से दिमाग में फीड होता है। बाकी इच्छा है, मैं आपको टाइम भी दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का भी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप प्लीज हाथ से नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इटली का यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के समय में भारत आए। तो देवराय प्रथम के समय में आए, इटली का यात्री आया जिसका नाम था निकोलो कोंटी, और देवराय सेकंड के में आया फारस। फारस क्या था, ईरान। याद रखना, फारस का मतलब ईरान। ईरान का यात्री था अब्दुल रज्जाक, जो देवराय सेकंड के समय में आया। अब देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड कौन से साम्राज्य संबंधित थे, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे भाई। दोनों कहां के थे, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे।
ओके, आगे बढ़ते हैं। देवराय द्वितीय ने गज बेटकर की उपाधि धारण की। गज बेटकर यानी हाथियों का शिकार करने वाला। देवराय द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? गज बेटकर। गज बेटकर यानी हाथियों का शिकार करने वाला। नोट कर लेना भाई इसको भी। आगे चलते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। अगर पूछा जाए जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, ये सब फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए थे। फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता कहा जाता है भाई। तो जौनपुर की स्थापना पूछी जाए फिरोज शाह तुगलक ने, तथा जौनपुर में स्वतंत्र शर्की वंश की स्थापना मलिक सरवर ने की। अगर आपसे पूछ रहा है कि जौनपुर की स्थापना किसने की, किसने? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर साम्राज्य की स्थापना किसने की? नगर नहीं, साम्राज्य, मलिक सरवर, जो कि सरकी वंश का था। ठीक है, अभी सरकी वंश ने जौनपुर में किया। अटाला मस्जिद आप पढ़ते हैं हम और आप, अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहां पर है? जौनपुर में है। किसने बनवाई थी? इब्राहिम सरकी ने। इब्राहिम सरकी ने बनवाई थी अटाला मस्जिद भाई। ठीक है, तो वो उसी जौनपुर की बात कर रहे हैं जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। स्वतंत्र जौनपुर साम्राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की, और इसी में एक शासक हुआ इब्राहिम सरकी, जिसने अटाला मस्जिद भी बनवाई थी। जौनपुर की अटाला मस्जिद प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ओके, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच लागू किया। पूछा जाता है वुड डिस्पैच किसने लागू किया, कब किया? 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने। और वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत बार रिपीट होता है सवाल, बार बार एग्जाम में पूछता है ऐसे सवालों को। तो वुड डिस्पैच शिक्षा से जुड़ा हुआ था। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था इसको। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल, रोमेल नाम जरूर याद होना चाहिए, पूरा नाम था जनरल इरविन रोमेल, को डेजर्ट फॉक्स कहा गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्हें डेजर्ट फॉक्स की उपाधि दी गई थी। किसको? जनरल इरविन रोमेल को भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। छाया मंत्रिमंडल की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन में हुई। छाया मंत्रिमंडल की शुरुआत कहां होती है? इंग्लैंड में होती है। ये छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? छाया मतलब शैडो, शैडो कैबिनेट। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट। शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? देखिए, ब्रिटेन में एक व्यवस्था की गई कि जैसे एक पार्टी की सरकार बनी तो जो विपक्षी पार्टी होती है वो प्रत्येक मंत्री के सामने एक अपना मंत्री खड़ा कर देती है। यानी कि मान लिया वित्त मंत्री है तो वित्त मंत्री के काम को देखने के लिए एक विपक्ष का मंत्री होगा। वो उसको मंत्री नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो विपक्ष कह रहे हैं कि हम आपको मंत्री बना रहे हैं, और आपका काम यह है कि जो रूलिंग पार्टी का वित्त मंत्री है उसके काम में क्या कमी है उनको निकाल कर बताइए। आप ये बताइए कि अगर आप होते तो आप इसको और अच्छा कैसे कर सकते थे। तो एक मंत्री के पीछे विपक्ष का भी एक होगा, दूसरे के पीछे विपक्ष का दूसरा होगा, तीसरे के पीछे विपक्ष का तीसरा होगा। तो पूरी कैबिनेट के पीछे एक जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि आप इनकी कमियां निकालिए। तो अब विपक्ष का भी एक मंत्रिमंडल तैयार होगा, उसे क्या बोला गया भैया? छाया मंत्रिमंडल बोला गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो बनने वाली सरकार को त्रिशंकु सरकार कहते हैं। किसी राज्य की बात करें, पूरे देश की बात करें, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, देश में 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं किया, किसी राज्य में जो है बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया, आधे से एक अधिक होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में 2 या 3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है और उस सरकार को बोला जाता है त्रिशंकु सरकार। हैंगिंग, त्रिशंकु जो लटक गया है तो हैंगिंग गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है भैया जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। सीधा सा एक पॉइंट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947, यानी भारत की स्वतंत्रता से 14 दिन बाद। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वां संशोधन 1976 में हुआ। किसकी सिफारिश थी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, और इसके आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था भाई। ओके, लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसकी देन है? महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इनको सहायता की थी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का भी योगदान था इसमें। तो लेकिन मानव विकास सूचकांक का जनक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जनक महबूब उल हक को माना जाता है। भारतीय थे अमर्त्य सेन, भारतीय अर्थशास्त्री, उनका भी इसमें योगदान था। लेकिन अब पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संस्था जारी करती है, यूएनडीपी। इसको यूएनडीपी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। भाई क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि किसी मतलब फर्म में या मतलब किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी है और जिसकी उम्र रह रही है 2 साल रिटायरमेंट होने में, तो ऐसी स्कीम लाई जाती है कि भाई आप जो है रिटायरमेंट ले लीजिए अपनी इच्छा से। याद रखना स्वैच्छिक है, आप अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लीजिए, आपको ये फायदे दे दिए जाएंगे। तो उसको बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक स्कीम, जिसमें मान लिया ऑफिस को भी फायदा होता है और कर्मचारी को भी फायदा हो जाता है। ऐसी एक स्कीम लगा दी जाती है जिसे गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहा जाता है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया भाई। ठीक है, ओके, लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन होने पर वस्तु का भार बदल जाता है परंतु उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है भाई। क्या बदल रहा है? भार बदल रहा है, वेट बदल रहा है, मास नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता। वेट बदल जाएगा, मास अपरिवर्तित रहेगा। अब पूछा जाए कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? क्योंकि भार तो बदल रहा है तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। सभी जानते हैं, छठा भाग रह जाता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर 10 रह जाएगा। लेकिन यह पूछा जाए कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर भी 60 ही रहेगा। द्रव्यमान नो चेंज रहता है। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि वो भार पर ध्यान देते हैं, कई बार द्रव्यमान पर ध्यान नहीं देते। तो लैंग्वेज पर जरूर ध्यान देना भाई आपको। अगले पर चलते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का जनक मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन के जनक थे मार्टिन लूथर किंग। ओके, अगले पर चलते हैं। गाय और भैंस के ऊपरी जबड़े में कोई दांत नहीं होते। गाय और भैंस के जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसमें दांत होते हैं, ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होते। याद रखना है भाई। ठीक, बहुत पूछा भी जाता है, रिपीट हुआ है कई बार, एसएससी ने भी पूछा है कि गाय और भैंस के ऊपर के जबड़े में कितने दांत होते हैं? कोई दांत नहीं होता भाई। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अगले स्लाइड पर चलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटे दिन वाला ग्रह बृहस्पति है और सबसे बड़े दिन वाला ग्रह शुक्र है। ग्रह दिन कब होता है? जितने समय में कोई ग्रह अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा कर लेता है, अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लेती है, तो पृथ्वी का एक दिन जो हो गया लगभग 24 घंटे का हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे छोटा बृहस्पति का है कि लगभग 10 घंटे में बृहस्पति अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर कर लेता है। तो बृहस्पति का एक दिन लगभग 10 घंटे के करीब है। और सबसे बड़े दिन वाला ग्रह शुक्र है। शुक्र जब अपनी धुरी पर घूमता है तो उसको लगभग 245 दिन का समय लगता है। एक और मजेदार बात यह है कि शुक्र का एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है। वर्ष का मतलब सूर्य के चक्कर परिक्रमा पूरा करने में लगा समय वर्ष कहलाता है, अपनी धुरी पर घूमने में लगा समय दिन कहलाता है। तो शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा है भाई। ओके, बृहस्पति का सबसे छोटा दिन, शुक्र का सबसे बड़ा दिन। हमारे सौर मंडल की बात चल रही थी। 1 जून 2000 को फेरा का स्थान फेमा ने लिया। पहले हमारे यहां पर एक कानून लागू था, फेरा 1973 में ये लागू हुआ था। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि इसको चेंज किया जाए, तो 1998 के अराउंड इस पर काम शुरू हो गया। दिसंबर 1999 में भारत की संसद ने इसको पास कर दिया,
फेरा को फेमा में बदलने के लिए, और 1 जून 2000 को राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिए और भारत में फेमा लागू हो गया। अब ये फेरा और फेमा है क्या? फेरा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, आर का मतलब है रेगुलेटरी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट फेरा। ये था 1973 से लागू था, 2000 तक था। फिर फेमा आ गया। फेमा आया तो इसका मतलब क्या हुआ? रेगुलेटरी की जगह हो गया मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, रेगुलेटरी की जगह मैनेजमेंट ने ले लिया। कब भाई? 2000 में, 1 जून 2000 को। फेरा 1973 से लागू हुआ था, 1 जून 2000 में फेमा लागू हो गया। भारत की संसद ने 1999 में पास किया था। इससे जस्ट 1 साल पहले दिसंबर 1999 में संसद ने पास कर दिया था, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, लागू हुआ जून में। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों गुजरती हैं। 3 प्रसिद्ध रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी में मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी में कर्क रेखा है। तीनों की तीनों रेखाएं किससे गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। मैं इसको हटा देता हूं, जो हमने फुल फॉर्म लिखी है, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है। किससे गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। पूछा जाता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप, जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं भाई। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, एक बात और, इन 3 प्रमुख रेखाओं में से ये जो 2 रेखाएं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये ब्राजील से गुजरती हैं। ऐसा एकमात्र देश जिसमें ये 2 रेखा गुजरती हैं, कोई सी 2, तो सिर्फ एक ही देश है, ब्राजील। ब्राजील देश से 2 रेखा गुजरती हैं, किसी भी देश से तीनों रेखा नहीं गुजरती, ये भी ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड का कोई देश ऐसा नहीं है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हो, नहीं गुजरती। सिर्फ ये दोनों रेखा एक ही देश से गुजरती है, ब्राजील से। अब अगर मकर भूमध्य की बात करें, कई सारे देशों से गुजर रही है, मकर भी गुजर रही है, कर्क भी गुजर रही है, लेकिन सिंगल गुजर रही है। 2 से गुजरने वाला देश है ब्राजील, 3 से गुजरने वाला कोई देश नहीं है, सिर्फ एक महाद्वीप है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप है भाई। ओके, चलें आगे। इसके बाद अब ये दोनों ब्राजील से गुजर रही हैं, तो ब्राजील कहां? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से ये दोनों गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत के बीच में से होकर गुजरती है भाई। ओके भाई, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमने फेरा और फेमा के बारे में बताया, इनकी फुल फॉर्म बताई, तो अब हम थोड़ी सी फुल फॉर्म और लेते हैं। देखिए, मैंने हर चीज को अलग अलग जगह से लिया है। ठीक है, तो ICBM, ये कुछ फुल फॉर्म लिख दी है मैंने। अब आपको क्या बोलते हैं कि इनकी फुल फॉर्म में बता देता हूं, जो महत्वपूर्ण है, मालूम होनी चाहिए। ICBM का होता है इंटर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट कहो या कॉन्टिनेंटल कहो, बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो मिसाइल होती हैं देशों के पास, किसी की क्षमता कहते हैं जी ये 200 किलोमीटर जाएगी, ये 500 जाएगी, ये 1000 जाएगी, ये 1500 जाएगी। अब ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से पार करके दूसरे महाद्वीप तक मार करने में सक्षम हो, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने में सक्षम हो, उसे ICBM बोलते हैं। और भारत की ICBM कौन सी है? भारत में ICBM है अग्नि 5। अग्नि 5 जो है भारत की ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी 5000 6000 के करीब अगर आ गया तो ICBM की कैटेगरी में रख दिया जाता है मिसाइल को। समझ में आ गया भाई? ओके, ICBM हो गया। अब फुल फॉर्म साथ के साथ नोट करते रहना, क्योंकि यहां पर हम इतनी स्पेस नहीं है बोर्ड पर कि हम इसका स्क्रीनशॉट के लिए कह सकें। केजी क्लास होती है, तो केजी की फुल फॉर्म होती है किंडरगार्टन, सॉरी ER है,
किंडरगार्टन, ठीक है, ओके। किंडरगार्टन, केजी, जो स्कूल में क्लास होती है बच्चों की, किंडरगार्टन। अब इसके बाद एलकेजी या यूकेजी कह दें तो एल लगा दिया तो लोअर और यू लगा दिया तो अपर। एलकेजी यानी लोअर किंडरगार्टन, यू का मतलब अपर किंडरगार्टन, लेकिन आपको केजी का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। अब आ जाते हैं ई नेम। ई का मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक है। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ईमेल होता है, ई कॉमर्स होता है, ई बिजनेस होता है, तो इस सब में इलेक्ट्रॉनिक होता है। नेम, नेम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नेम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। उम्मीद है ये हो गया होगा, अपने नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अभी 2 रह रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगा है तो। नहीं लगा कोई बात नहीं भाई, ओके। और अगर लाइक कर दें, शेयर कर दें तो अच्छी बात है, अगर अच्छा लग रहा तो। इसके बाद एमएसएमई। एमएसएमई देखिए, एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ई का मतलब है एंटरप्राइज। एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उनके को एमएसएमई बोलते हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्री में होता है भाई, बड़े उद्योग हैं, लोहा स्टील उद्योग है, बड़ा उद्योग है। अब छोटा उद्योग है कोई, और छोटे में भी 3 कैटेगरी होती है। एक माइक्रो, जैसे जिसे हम कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं, ठीक है, फिर लघु उद्योग कह सकते हैं इस माल को, और फिर मीडियम उद्योग यानी मध्यम उद्योग। इन सभी के लिए जब योजना बोलते हैं तो उस पूरे एक सेक्टर को क्या बोलते हैं? एमएसएमई सेक्टर बोलते हैं भाई। मान लिया गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है तो एमएसएमई के लिए ला रही है, तो इसका मतलब उसमें ये तीनों चीजों को फायदा पहुंचाने की स्कीम होगी। किसको? जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है और मध्यम दर्जे के उद्योग है। बड़े उद्योगों की अलग होती है स्कीम, इनकी अलग लगा देते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आ गया उड़ान। उड़ान का मतलब क्या है? उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का हर नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। आप पूरा हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी को ही इंग्लिश में बनाया गया है। तो उड़ान स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई थी, और उसमें उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि आम नागरिक भी हवाई जहाज से यात्रा कर पाए, ऐसी स्कीम को उड़ान स्कीम कहा गया। और यह सब संभव कब होगा? जबकि बड़े शहरों की अपेक्षा छोटे शहरों में भी हवाई पट्टियों की स्थापना की जाएगी, हवाई अड्डों की स्थापना की जाएगी। तो इसके तहत भारत में बहुत सारे नए छोटे हवाई अड्डे शुरू किए गए, ठीक है, जिससे कि आम लोग वहां तक पहुंच पाए, और वहां पहुंचेंगे, किराया भी थोड़ा सस्ता हो जाएगा, आम लोगों की पहुंच हो जाएगी, तो आम लोग भी उसमें हवाई यात्रा शुरुआत कर देंगे। तो ऐसी योजना को कहा गया उड़ान योजना, ठीक है भाई, ओके। अब देखिए एब्रिविएशन की बात करते हैं हम। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं तो ये बहुत सारी हैं, जिनमें से हमने कुछ ली, कुछ इसलिए क्योंकि आज हमारा टॉपिक एब्रिविएशन नहीं है, आज हमारा टॉपिक था मिक्स जीके, ठीक है भाई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें। अगर मैं बार बार पूछता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है मिक्स जीके पढ़ना, तो मैं बीच बीच में मिक्स जीके भी लाता रहूंगा भाई। आज की वीडियो में भाई इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।